नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। और इसमें चल रही है मेरे उपन्यास बड़ा बाबू पर आधारित ये वीडियो सीरीज अतश्री नवल नारायण कथा। और इस अतश्री नवल नारायण कथा का आपके बीच 53 अंक अब तक आ चुका है। ये 54वां अंक है और आज आप 54वें अंक में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नए साल 2024 की शुरुआत में ये पहला अंक होगा नए साल का। और आज 5 तारीख है। 2 अंक मैंने इस सप्ताह मिस कर दिया है आपको बताने से, क्योंकि थोड़ी ठंड ज्यादा है तो गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा था, इसलिए अब आज आपके सामने मुखातिब हुआ नवल नारायण कथा को लेकर के। तो आगे बढ़ते हैं कहानी में। आपको याद होगा कि पिछले अंक में हमने कहानी को कहां पे छोड़ा है। वहां से आगे बढ़ते हैं। रिकैप याद दिलाने में समय बर्बाद करने के बजाय बेहतर है कि कहानी में आगे बढ़ा जाए। तो माया, नवल नारायण की माया। और नवल नारायण दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है। झगड़े का कारण आपको पिछले 2-3 एपिसोड में उसका जिक्र हो चुका है, तो फिर दोहराना नहीं है। इस बीच में क्या होता है, इसके आगे बढ़ रहे हैं इसलिए आगे की कहानी बताता हूं कि इस बीच में नवल नारायण के गुप्तांग में घाव हो जाता है। अब सबसे पहले नवल नारायण ठाकुर डॉक्टर को दिखाते हैं। वही ठाकुर डॉक्टर, अगर आपको पीछे की कहानी याद हो, जिसको बाद में उसरी वालों ने मार मार के निकाल दिया था, उसकी चरित्रहीनता और वो जो लड़कियां स्त्रियां इलाज कराने उसके पास आती थीं, जिनके साथ वो गलत काम करता था, तो उसमें से किसी ने ये भेद खोल दिया था। तो उसके परिवार ने फिर हंगामा किया, उसकी पिटाई की और धीरे धीरे फिर कई लोग सामने आए कि इसने कभी अभद्रता उनके साथ भी की थी, जिसके समय में वो चुप रह गए अपनी इज्जत के लिए। तो कुल मिला के उसे बहुत अच्छी तरह से पिटाई की जाती है, रंगे हाथ पकड़ा गया था बाद में वो। ये पूरा उसरी जानता है उसको। तो ठाकुर डॉक्टर जैसे चरित्र छोटे गांव कस्बे में आपको मिल जाएंगे, इस तरह के झोला छाप डॉक्टर। और ये नवल नारायण का सबसे खासम खास दोस्त था। क्यों था, ये भी आपको हम पीछे बता चुके हैं। अब नवल नारायण को जब गुप्त अंगों की बीमारी पकड़ी, तो अब नवल नारायण को समस्या हो गई, क्योंकि नवल नारायण ने अपने घर के बाहर पता नहीं कितने स्त्रियों को रख रखा है, जिनके साथ नवल नारायण के संबंध है। तो यौन संक्रमण का रोग नवल नारायण को हो गया। और ठाकुर डॉक्टर ने, आप मजाक में कहिए या सीरियस कहिए, उसने डरा दिया कि अब तो भाई मुश्किल में पड़ गए हैं आप। इसका इलाज तो, क्योंकि वो झोला छाप डॉक्टर था, उसको इसके इलाज की ज्यादा जानकारी थी नहीं, तो उसने कहा अब तो बड़ा मुश्किल है। और अगर ये घाव आपका बढ़ गया तो आपका ये काटने का भी ये अंग नौबत आ सकता है। तब नवल नारायण के तो तोते उड़ गए, क्योंकि नवल नारायण का तोता कटने वाला था, जिस तोते के बल पे ही नवल नारायण की दुनिया रंगीन थी। अब नवल नारायण को बहुत डर लगा। इतना डर लगने लगा कि उसको एक साइकोलॉजिकल फियर मन में क्रिएट हो गया कि या तो अब मैं मरने वाला हूं, और अगर मैं जिंदा भी रहूंगा तो मेरा ये अंग जो है, अंग विशेष जिससे नवल नारायण को बहुत लगाव है, नवल नारायण ने उसी अंग विशेष के लिए पूरा जीवन अपना जिया है। और उसी अंग विशेष को संतुष्ट करते करते दुनिया में इतने सारे पाप कर्म किए हैं, जिसके लिए सारे रिश्ते नाते वो भूल चुका है। तो अब नवल नारायण जब इस साइकोलॉजिकल फियर में पड़ा, तो नवल नारायण को आधी रात को ही सत्यानंद बस जो सुबह 5:30 बजे जाती थी, उसका हॉर्न सुनाई देने लगता है। अब नवल नारायण ये डर डॉक्टर महेंद्र जी को बताता है। ये हमारे साथ क्या हो रहा है महेंद्र जी, हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट कह नहीं सकता ना कि हमारी समस्या क्या है। तो महेंद्र जी से अपना पहले डर का जिक्र करता है।
बोला आधी रात को ही ऐसे लगता है जैसे सत्यानंद बस का हॉर्न बजने लगा, जबकि सत्यानंद बस सुबह 5:30 बजे खुलती थी और उसका पहला हॉर्न 4:30 बजे बजता था। लेकिन नवल नारायण बोले रात को 12 बजे ही मुझे सत्यानंद का हॉर्न सुनाई देता है, फिर कान में साए साए करता है, फिर अजीब सी अनजानी अनजानी आवाजें आने लगती हैं। तब डॉक्टर महेंद्र जी कहते हैं या आप या तो बहुत टेंशन में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, कुछ ना कुछ एक्सेसिव चल रहा है आपके दिमाग में। तब नवल नारायण कहते हैं, महेंद्र जी से शेयर करते हैं कि घर में लड़ाई का वातावरण चल रहा है, सो मैंने अपने भाई को 1200 रुपया दिया है, तब से हमारी बीबी ने हमारा जीना दूभर कर दिया है। तो डॉक्टर महेंद्र जी कहते हैं ये तो मियाँ बीबी के बीच का मामला है, ये तो आपको ही निपटाना है, इसके लिए इतना तनाव लेने की क्या जरूरत है। अब नवल नारायण ने कुल मिला के अपने आप को वहां फिर सही और माया को गलत साबित कर दिया अपने दोस्त मंडली के बीच में, कि 1200 रुपया अपने भाई को उसका जिंदगी बदलने के लिए दिए हैं, तब से बीबी जो है हमारे पीछे पड़ी है। हालांकि क्या है हुआ है घटना इतना हम आपको बताया ही है। अब नवल नारायण ने तो अपने बीबी पत्नी माया के भाई कंस को भी 20,000 रुपये दिया है, तभी तो नवल नारायण का स्ट्रांग पॉइंट है। तो ये रख रहा है ओपिनियन, साला को दिए, 4 बार दिए, तब बीबी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, आपने भाई को दिए तब से झगड़ा चल रहा है। लेकिन तब महेंद्र डॉक्टर साहब कहते हैं कि तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, सिर्फ इतना सा के कारण आपका इतना डर मन में थोड़ी बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ तो समस्या है आपको। तो जब तब तक नवल नारायण नहीं बताते हैं महेंद्र डॉक्टर जी को, क्योंकि बैंडेज पट्टी तो जाके ठाकुर डॉक्टर के पास कराते थे, ये डर साझा किए थे। लेकिन जब ठाकुर डॉक्टर ने डरा दिया एकदम और तरीके से कि भाई हमारे हाथ के बाहर की चीज है, आपका घाव सूख नहीं रहा है, जख्म बढ़ता जा रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, या तो ये बढ़ जाएगा और सेप्टिक हो जाएगा आपके शरीर में, पूरा इसका इन्फेक्शन फैल जाएगा, तो आपकी जान भी जा सकती है, ये कैंसर में भी बदल सकता है, और कुछ नहीं हुआ था अंत तो गतवा जो है इसको काटना पड़ जाएगा, सर्जरी में जाना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि जितना गहरा जख्म आपका जिस तरह से आपको हो चुका है ना यहाँ पे, तो अब मुझे कुछ आसार ठीक नहीं नजर आ रहे हैं। और ठाकुर डॉक्टर ने जानता ही था कि नवल नारायण के कृत्य क्या है, क्योंकि दोनों मिलके कृत्य करते थे ना हॉस्पिटल के अंदर आने वाली बेबस स्त्रियों के साथ। तो ठाकुर डॉक्टर ने और भी अच्छे से डरा दिया कि ये सब यौन संक्रमण आपको फैल चुका है और बहुत बुरी तरह से फैल चुका है। तो अंत तो गतवा डॉक्टर महेंद्र जी के शरण में जाता है नवल नारायण, कहता है डॉक्टर विद्याभूषण जी से नहीं बताइएगा, जो उनके सहयोगी डॉक्टर थे। भाई तो डॉक्टर विद्याभूषण जी से नहीं बताएंगे तो आपका इलाज कहाँ करेंगे वो। तो अभी एक दूसरी समस्या नवल नारायण के सामने। तब नवल नारायण कहते हैं महेंद्र जी जब आप घर जा रहे होंगे ना लौटते वक्त, तो हमारे डेरा में आके वहां हमारा बैंडेज पट्टी और इलाज कर दिया करिएगा। तब वो जो डॉक्टर महेंद्र सिंह है, वो जब उनका घर उसी रास्ते में पड़ता था जहां नवल नारायण का घर किराए पे था, तो उस गली से जब वो जाते थे, तो उस वक्त जाते वक्त नवल नारायण का बैंडेज पट्टी करते थे, उनको दवाई देते थे, उनका रोज हालचाल उस वक्त लेते थे, साथ ही आते थे, फिर छत पे आते थे, उनको लेटा के उनका बैंडेज पट्टी ऑपरेशन चलता था, वहां से बच्चों को भगा दिया जाता जाता था, चलो भाई सबको यहाँ से जाओ। क्यों भाई? क्योंकि नवल नारायण जी को नंगे करके अभी उनका बैंडेज पट्टी होना है। तो नवल नारायण के मन में ये साइकोलॉजिकल फियर उत्पन्न हुआ, बहुत गहरा, और धीरे धीरे करके नवल नारायण का वो गुप्तांग का जख्म तो महेंद्र जी की कृपा से ठीक हो गया। लेकिन जो मन में डर पैदा हो गया था, जो मन में डर बैठ गया था कि कहीं ये बीमारी अंदर तक तो नहीं फैल गई है, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा कि थोड़ा ठीक हो वो, और जैसे ही नवल नारायण दवाई छोड़ दे तो दोबारा हो जाए, फिर जब थोड़ा लगे कि हाँ ठीक हो रहा है और दवाई का डोज कम किया जाए तो फिर से दोबारा हो जाए। तो नवल नारायण पूरी तरह से घबरा गए। हालांकि डॉक्टर महेंद्र जी कह रहे थे कि ठीक हो जाएगा, दवाई का एक डोज पूरा करिए, 6 महीना साल भर दवाई खाइए, अब ये इन्फेक्शन हो गया है तो हो गया है। अब इस बात को तो डॉक्टर होने के नाते वो भी जान रहे थे कि ये इन्फेक्शन क्यों होता है, किसको होता है। अब जो हमारे व्यूअर अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या जो रीडर पढ़ेंगे, उन सबको भी पता होगा कि जिस आदमी के उस जगह पे घाव होता है गुप्तांगों में, वो क्यों होता है, किस कारण से होता है। तो नवल नारायण के चरित्र का अपने आप में यही प्रमाण है।
संजय भैया कहते हैं ये बात तो सही कह रहे हैं। तो मैं बोला संजय भैया आप भविष्य की बात है ये भी मैं आपको आज ही बोल दूं, क्योंकि एक ही बात को कहानी में कितनी बार कहूंगा। नवल नारायण को कालांतर में अपने पूरे जीवन में 3 बार उसके गुप्तांगों में घाव हुआ। जब जब नवल नारायण अपने पाप कर्म में रत रहता था, जब जब उसने 2-4 अलग अलग स्त्रियों के साथ रिश्ते बनाए, उसके जीवन में अलग अलग समय पे अलग अलग स्त्रियां, अलग अलग ग्रुप की स्त्रियां, एक स्त्री से तो कभी उसका मन नहीं भरा। एक आदमी होता है कि चलो भाई एक पत्नी के अलावा कोई उसका बाहर है तो एक से संबंध है, नहीं नवल नारायण के एक साथ बाहर भी कई स्त्रियों से एक वक्त में संबंध रहे, पूरा का पूरा ग्रुप रहा है। जब गदाईपुर गांव में था तो वहां एक पूरा ग्रुप था। कुर्था गया तो वहां उसका कई स्त्रियों के साथ वहां संबंध थे। वजीरगंज गया तो नवल नारायण को वेश्यावृत्ति की लत भी लगी हुई थी, हालांकि नवल नारायण तो शादी से पहले भी वेश्यावृत्ति के लती थे। अब जब उसरी में आए हैं तो नवल नारायण ने अपने कम से कम 15-20 ठिकाने बना लिए हैं, जहां बदल बदल के हर दूसरे दिन इधर से उधर नाचते दौड़ते रहते हैं। और इस बीच में नवल नारायण के गुप्तांगों में जब घाव हो गया, तब नवल नारायण जो है, ये जो जमा करते थे ना पैसा स्त्रियों के गुप्त बचत का, अब अब अपने नवल नारायण तो बेचारे अपने मर्ज में परेशान है। आज जाते तो पैसा जमा करने कराने के लिए थे नहीं, इतने तो सेवा व्रती थे नहीं नवल नारायण। तो अब उन स्त्रियों के घर जाना हो गया था कम, जिनके पास जाते थे और जिनका नवल नारायण के माध्यम से लाभ होता था। तो उनमें से 2-4 स्त्रियां नवल नारायण के घर में पधारी, वो माया से मिली। बड़ा बाबू कहाँ है? अब माया का कान खड़का, आप बड़ा बाबू को यहाँ क्यों ढूंढने आए हैं? तब उन्होंने कहा बड़ा बाबू को पोस्ट ऑफिस में ढूंढने गए थे, वहां वो नहीं मिले। अरे भाई बड़ा बाबू तो ड्यूटी करने गए हैं। तो वहां पोस्ट ऑफिस में बड़ा बाबू नहीं मिले। पोस्ट ऑफिस में अब राम नरेश पाठक जी ने बताया कि वो तो घर खाना खाने गए हैं। और माया देख रही कि घर तो खाना खाने नवल नारायण आते ही नहीं है, ना आए हैं, तो नवल नारायण हैं कहाँ फिर? अब माया का तलवा का लहर फिर से कपार पर। तो जनार्दन चाचा बोला ये तो होना ही था। तो मैं बोला अब नवल नारायण का पाप भी खुलना था जनार्दन चाचा, क्योंकि अब नवल नारायण हर जगह मुंह मारते चले, ऐसी उनकी फिजिकल कंडीशन थी नहीं, तो सबके पास जाते नहीं थे। लेकिन जिसको लग रहा था नवल नारायण से लाभ हो रहा है, कम से कम सप्ताह में एक दिन उनका उनके पास ठिकाना बना हुआ है, जब उनके पास नहीं गए तो वो उनकी तलाश में नवल नारायण के आ गई इधर कि भाई उनकी कुछ जरूरतें हैं पूरी करो। उनमें से एक ये भी कहने आई थी, अब नवल नारायण की पत्नी पूछ रही तो बोली नवल बड़ा बाबू तो हमारे घर में आते थे और हम जो कुछ रुपया पैसा इधर उधर से मार के पति के जेब से बचाते हैं, वो दोपहरिया में आके हमारे पास से हमारे घर से ले जाते थे, जमा कर देते थे पोस्ट ऑफिस में। 15 दिन से नहीं आए हैं, इसलिए ढूंढ रहे हैं। कुछ पैसा जमा कर लिए थे, सोचे जमा कर देते। तो पोस्ट ऑफिस में गए तो बड़ा बाबू वहां भी नहीं मिले। तो हमारा तो खाता वगैरह सब बड़ा बाबू ही रखते हैं, वही जानते हैं। हमारे पास तो ना पासबुक है, ना कोई लेना देना है, ना कुछ जानते हैं हम कि हमारा क्या हुआ है। तो इसीलिए बड़ा बाबू को ढूंढने आए हैं। अब माया के नीचे पैर तले जमीन नहीं बचे कि नवल नारायण अभी ड्यूटी नहीं, पोस्ट ऑफिस में मौजूद नहीं है, घर खाना खाने गए हैं के बहाने पोस्ट ऑफिस से गायब हो गए। तो गए कहाँ? घर तो खाना खाने आते नहीं है नवल नारायण, तो 10 ही बजे खाना खा के चले जाते हैं। अब आपको देखने को मिलेगा कि नवल नारायण के जिंदगी में यहां से एक बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन होता है। अब माया दौड़ाती है अर्नवा और रंजितवा को कि जाओ, तो जैसे ही वो लोग स्कूल से आता है ना, टिफिन में अपना खाना खाने, तो बोलती है जाओ टिफिन में जाओ, पहले उधर देखो पोस्ट ऑफिस में पापा कहाँ है। तो जाता है रंजितवा, वहां पूछता है, पापा तो वहां मिलते नहीं है पोस्ट ऑफिस में। राम नरेश पाठक बताते हैं कि वो तो घर खाना खाने के बहाने गए हैं, नहीं है क्या घर में? तो रंजितवा बताता है घर तो खाना खाने वो आते ही नहीं है, ये माँ बता रही थी। और आज कोई और 3-4 औरतें ढूंढते हुए आई थी अभी थोड़ी देर पहले। तब माँ को पता चला कि वो खाना खाने घर गए हैं। तो कौन से घर गए हैं? घर में तो है ही नहीं। तो राम नरेश पाठक जी कहते हैं कि तो हमको भी नहीं पता है कि वो कहाँ गए हैं, जब आवेंगे तो हम उनको कह देंगे। अब यहाँ से तो यही बोल के गए हैं कि घर खाना खाने जाते हैं, और ये कोई आज ही नहीं गए हैं, वो तो पिछले महीने दिन से जा रहे हैं। तब रंजितवा आके यही बात माया को बता देता है।
अब माया को और ना समझ में आवे कि महीने दिन से वो खाना खाने आते हैं। ये अगर रामनरेश पाठक जी ने कहा है तो उन्होंने गलत नहीं कहा होगा। तो आखिर नवल नारायण जाते कहाँ हैं? अब नवल नारायण के ऊपर नजर रखना पड़ेगा। अब नवल नारायण जब पोस्ट ऑफिस लौट के जाते हैं तो अब राम नरेश पाठक जी उनको बताते हैं कि आज तो बच्चे भी ढूंढने आए थे, कुछ स्त्रियां भी ढूंढने आई थी, तो आप जाते कहाँ हैं भाई खाना खाने? आप नवल नारायण वहां तो एक्सक्यूज करके आ जाते हैं, बोले हम तो खाना खाने घर ही गए थे, हो सकता है बच्चे इधर से निकले हों और हम उधर दूसरे गली से निकल गए हों, उनको नहीं समझ में आया हो। आज जिस वक्त तो घर से बुलाने चले हों उस वक्त तक मैं नहीं पहुंचा हूं, मैं थोड़ा इधर उधर बाजार में किसी किसी के पास, अब बहाना बनाना है ना, रुकते हुए गया था। अब राम नरेश पाठक जी को क्या लेना देना है? लेकिन सच्चाई यह है कि नवल नारायण तो आए ही नहीं थे घर। तो जनार्दन चाचा पूछते हैं तो नवल नारायण कर क्या रहे थे रंजन बाबू? बोला अब नवल नारायण को कुछ ऐसे भी लोग थे ना जिनको नवल नारायण भंटे, आलू प्याज बैगन दे करके, उनके साथ नवल नारायण के सिर्फ शारीरिक रिश्ता नहीं थे, थोड़ा मन से भी रिश्ता जुड़ गया था। और माया तो घर में लड़ती ही रहती थी, माया तो बात करती ही नहीं थी, तो नवल नारायण को संवेदना भी चाहिए थी कि आपको ये कैसे घाव हो गया, जख्म हो गया। और वो सब भी नवल नारायण उसी को दिखा सकते थे जिसके सामने नवल नारायण पहले ही नंगे हो चुके हो। तो ऐसे जो नवल नारायण के 4-5 स्त्रियां थी, दोपहर में जाके नवल नारायण उधर अपना दोपहर रंगीन, हालांकि अभी नवल नारायण कुछ कर नहीं सकते थे, वो सब गलत काम, लेकिन समय बिताने के लिए नवल नारायण उधर ही जाते थे, कुछ नहीं तो तेल मालिश करवा के आते थे। नवल नारायण इसके भी बड़े शौकीन रहे। नवल नारायण कहीं भी पड़ जाएंगे पूरी तरह नंगे होके, भाई उनका मसाज होना चाहिए। नवल नारायण का मसाज पार्लर हर जगह चलता रहा है। तो अब नवल नारायण को समझ में आता है कि घर जाना पड़ेगा, तो घर आते हैं और रंजितवा से कहते हैं बोलो खाना दे हमको। अब माया पूछती है पूछो बड़का कहाँ थे? कुछ औरतें ढूंढने आई थी तो नहीं मिले, पोस्ट ऑफिस में भेजा। तो अब नवल नारायण तो ये सब बहाने के लिए तैयार हो के आया था ना, बोला तबीयत खराब था, जाके ठाकुर डॉक्टर के क्लिनिक में पड़ल थे, आ रहे थे, तबीयत खराब लगा, डखाना में से निकले, सोचे थोड़ा घर में जाके आराम करेंगे, लेकिन जाके ठाकुर डॉक्टर के क्लिनिक में पड़ गए। फिर थोड़ा तबीयत ठीक लगा तो पोस्ट ऑफिस में गए काम करने, तो वहां नरेश जी ने बताया कि घर से बुलावा आया था। अब चूंकि नवल नारायण को स्टोरी पता चल चुकी थी राम नरेश पाठक जी के पास पोस्ट ऑफिस में जाके, तो नवल नारायण ने अपने आप को बचाने का बहाना ढूंढ लिया। लेकिन अब क्या समझते हैं माया इससे शांत हो जाएगी? नहीं, अब डायरेक्ट तो माया बात कर नहीं रही, लेकिन माया को एक नया मिशन मिल गया कि नवल नारायण के ऊपर नजर रखना पड़ेगा। नवल नारायण यहाँ से तो जाते हैं ड्यूटी करने, लेकिन वहां से घर में खाना खाने के बहाने वो तो महीना दिन से गायब है, नरेश पाठक ने बता दिया था ना रंजितवा को। नवल नारायण को तो ये पता चला नहीं कि हमारी ये रिपोर्ट भी जा चुकी है कि हम 1 महीना से खाना खाने के बहाने पोस्ट ऑफिस से गायब रहते हैं दोपहरिया में, लेकिन घर तो नवल नारायण आते नहीं थे। तो माया के पास तो ये इन्फॉर्मेशन भी थी, डायरेक्ट बात कर नहीं रही थी, तो लड़ाई कर नहीं सकती थी। तब माया ने ये मिशन लिया कि नवल नारायण के ऊपर नजर रखना पड़ेगा। अब अगले दिन से जैसे ही बकलेसवा और अर्नवा रंजितवा टिफिन में आवे खाना खाने के लिए ना, तो उनको पहले खाना नहीं मिलना है, बोलेगी आधा घंटा लेट स्कूल जाना कोई बात नहीं, सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में जाओ, देखो पापा पोस्ट ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं, कर रहे होंगे तो बोलना कि पापा चलिए खाना खाने। अब ये रोज की ड्यूटी बन गई। तो अब ऐसा नहीं कि अब नवल नारायण आते नहीं थे ना घर, खाना खाने के नाम पे तो वहां से निकलते ही थे। अब बच्चे उनको बुलाने जाने लगे पोस्ट ऑफिस में माया के चलते। अब कई बार जब जाए बच्चे तो पता चला नवल नारायण वहां नहीं है, क्योंकि अब नवल नारायण को दो दो ड्यूटी करनी है, घर भी आना है, और पहले जब वो अपना इधर उधर गायब होके मजे ले रहे थे वो समय भी पूरा करना है। तब कई बार बच्चे वहां बुलाने जाते और नवल नारायण वहां से गायब मिलते। राम नरेश पाठक जी वही कहते वहां से तो चले गए खाना खाने, घर में ही गए हैं, रास्ते में होंगे। अब उनको यही याद था कि पोस्ट ऑफिस जाने आने के कई रास्ते हैं, आप लोग किधर से आए हैं? तो बच्चे बोलेंगे मैं तो बीच बाजार से आया हूँ। तो बोले हो सकता है वो कन्हू गली में ही निकल गए होंगे, पीछे फील्ड में ही निकल गए होंगे, क्योंकि और नवल नारायण हर बार रास्ता बदल के
जब जाएंगे और ऐसा माहौल होगा घर में, अब रजितवा कहेगा हम तो आपको खोजने गए थे, आप तो मिले नहीं है, ना पोस्ट ऑफिस, आपको बाजार में ही कहीं देखे। तो नवल नारायण बोलेंगे हम पीछे में आ गए थे, बोलेंगे हम उस गली में आ गए थे, हम जगदीश के घर में घुस गए थे। तो ये नवल नारायण का तिकड़म चलता रहा और तू डाल डाल में पात पात खेल शुरू हुआ। अब आपको हर दिन की कहानी तो नहीं सुना सकते, आप समझिए कि ये रूटीन में चालू हुआ, लेकिन आप ये भी समझिए कि माया इस बीच में क्या करती है, बोलती है कई बार जब जाते हो और वहां पोस्ट ऑफिस में भी तुमको पापा नहीं मिलते हैं और बाजार में भी कहीं नहीं दिखते हैं और उस वक्त घर में भी नहीं होते हैं, तो वो होते कहाँ हैं? तो एक वहां लेडीज डॉक्टर थी, उनका ठिकाना, एक नर्स थी वहां पे, उनका ठिकाना, और भी दो तीन ठिकाने माया ने बताए। बोले ऐसा करना, जब पोस्ट ऑफिस में नहीं दिखे ना तो इन सबके घर में जाना, अरे वहां पे पूछना पापा हमारे हैं। तो रंजितवा बोला लात खाना है हमको क्या, जब उनके घर में मैं पापा को क्यों खोजूंगा? तो नहीं, केवल ये पूछना कि पापा हमारे यहाँ आए हैं क्या, पोस्ट ऑफिस में नहीं है। और साथ में उसको दिख गया कि रंजितवा इस बात को स्वीकार करने को तैयारी नहीं है, तो अरनउआ को सिखाती है, ये जब तक पूछेगा ना कि पापा यहाँ हैं क्या, और जब तक तब, क्योंकि रंजितवा ये जवाब देता है कि अगर वहां पे होंगे भी तो दरवाजा खोलने तो आंटी ही आएंगी, और आंटी आएंगे तो कह देंगे कि नहीं है, तो जाने से क्या फायदा होने वाला है, चाह के भी कैसे पता चलेगा कि नवल नारायण वहां है कि नहीं। तब माया कहती है अरनउआ को, जब तक ये पूछेगा ना और आंटी बता रही होगी ना, तब तक तू अंदर घुस जाना और अंदर जाके घर में इधर उधर सर्च करके आ जाना, पापा कहीं छुप पल तो नहीं है। संजय भैया कहते हैं राम राम, छी छी, ये माया क्या कर रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा संजय भैया और जनार्दन चाचा, ये कहानी माया के इसी गंदे चरित्र की है और नवल नारायण के उस गंदे चरित्र की है। ये ड्यूटी बन गया रंजितवा का, टिफिन में घर आना है, सब बच्चे अपना खाना खाते हैं वापस जाते हैं, लेकिन रजितवा का ड्यूटी बन गया टिफिन में पहले घर पहुंचना है, उसके बाद नवल नारायण को खोजने जाना है और अरनउआ साथ जाएगा। और वो किसी किसी के घर में ऐसे एक दो बार घुसने का भी कोशिश किया तो एक दो लोगों ने हाथ पकड़ लिया, हो सकता है नवल नारायण उस वक्त घर में हो, क्योंकि नवल नारायण के उन कुछ चार पांच स्त्रियों के साथ बड़े ही बदनामी वाले रिश्ते रहे हैं। और बाद की कहानी मैं आपको बताऊं तो नवल नारायण एक दिन अपनी पत्नी को पटना लेके जाने वाला था, तैयार करा लिया था, बोला मैं गाड़ी में उधर से सीट पर बैठ करके आऊंगा और यहाँ गाड़ी रुकवाऊंगा, आप चढ़ जाइएगा यहाँ पे घर के सामने जहाँ किराए पे रहती थी नवल नारायण की पत्नी। दिखाना पत्नी को था पटना, और नवल नारायण पटना जाने वाली गाड़ी में उधर जाके स्टैंड में से बैठ जाता है सीट लेके आने के लिए, लेकिन स्टैंड में उसको वही उसकी पुरानी एक प्रेमिका उधर वाली मिल जाती है जिससे नवल नारायण का खासम खास रिश्ता है, और वो कह रही कि पटना दिखाने जा रही हूँ, अकेले जा रही हूँ, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है, कोई साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। अब नवल नारायण सुध बुध खो देते हैं कि पत्नी को दिखाने जाना है, उसको अपनी बगल के सीट पे बैठाते हैं, गाड़ी रुकती भी नहीं है बाजार में, माया खड़ी है अपने दरवाजे को ताला लगा करके बीच बाजार में, उसरी बाजार में, देखती है गाड़ी नहीं रुकी, देखती है नवल नारायण खिड़की पे बैठे हैं, आवाज लगाती है, नवल नारायण अनसुना कर देते हैं, क्योंकि नवल नारायण उस वक्त अपनी दुनिया में मगन थे, क्योंकि नवल नारायण ने उतनी ही देर में खिचड़ी पका ली कि इसको अभी पटना दिखाने का अवसर मिलने वाला है और 3-4 दिन इसके साथ मुझे एकदम अकेले गुलछर्रे उड़ाने का अवसर मिलने वाला है। हालांकि ये जो मैं बात बता रहा हूं ये इस घटना के 4 साल बाद की बात बता रहा हूं, उस वक्त की बात नहीं बता रहा हूं, अभी जहां पे कहानी है उसके 4 साल बाद की। और नवल नारायण के इस आशिकाना रवैये के चलते घर में बहुत बड़े बड़े झगड़े हुए थे, जिसमें अर्नउआ, बकलेसवा, रंजितवा, नवल नारायण सब शामिल थे। और खुल्लम खुल्ला माया ने आरोप लगाया था कि आपने हमको यहाँ किसके हवाले छोड़ दिया, ना हमारे पास 1 रुपया था ना कुछ था, और हमारी तबीयत खराब थी, और तबीयत इतनी खराब थी कि पटना में दिखाना था, और आप हमें छोड़ के उसे चले गए। और नवल नारायण के पास सिर्फ एक एक्सक्यूज
कि हमने जब गाड़ी में जाके उसको बीमार और परेशान देखा ना, तो हम भूल गए कि यार तुमको भी दिखाने के लिए हमको ले जाना है। और उसने जिस तरह अपना दुखड़ा बताया कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, तो मैं उसका साथ देने के लिए चला गया। अब 1 सप्ताह नवल नारायण पटना में उसके साथ होटल में एक कमरे में रुकते हुए उसका पूरा इलाज करा के लौटते हैं। नवल नारायण वो चरित्र है। तो माया अब इस तरह का चीज सिखा रही है अरनउआ को कि जाके इस तरह घर में घुस जाना और अंदर देख क्या ना था। अरनउआ 1-2 घर में घुसा तो 1-2 लोग तो नहीं बोले, लेकिन हो सकता है कहीं नवल नारायण हो तो वो लोग उससे भी ज्यादा चालू हैं, उन लोगों ने वहीं पे से हाथ लगा करके रोक दिया। तो जब ये दृश्य देखा और ये देखा कि डिसरेस्पेक्टफुल जवाब मिल रहा है इन लोगों से कि तुम्हारे पापा हमारा भी कहला होंगे भाई, हमारे घर में क्यों बुलाने आए हो, खोजने आए हो। क्योंकि अगर नवल नारायण होगा और 1-2 बार ऐसा देखा होगा कि ये खोजबीन हमारी चालू हुई है, तो उनको बोला होगा कि इस तरह झिड़क करके व्यवहार करो। तब रंजीतवा कहता है माया को कि अब मैं बुलाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि पहले पोस्ट ऑफिस में बुलाने जाओ, फिर ये 4-5 घरों में खोजने जाओ, फिर उसके बाद अरनउआ अंदर खोज खोज के मुझे पिटाना नहीं है उन लोगों से, क्योंकि रोज मैं एक ही से पूछने जाऊंगा मेरे पापा यहाँ हैं, तो वो पूछती है कि तुम्हारे पापा यहाँ क्यों होंगे भाई, जो हमारे पास पूछने आए हो, क्या जवाब दूं मैं। माया कहती है कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, पूरी बेशर्मी के साथ अरनउआ घुसेगा ना घर में, तुमको तो खाली उनको इंगेज करना है गेट पर बुला के। तो जनार्दन चाचा कहते हैं बड़ा शर्मनाक कहानी सुन रहे हैं रंजन बाबू। मैं बोला जनार्दन चाचा यही नवल नारायण की हकीकत है, यही चल रहा था। तो नवल नारायण के ऐसे कई मसाज पार्लर थे उसरी में, जिनको नवल नारायण पैसे से मदद करता था, जिनके घरों की देखभाल करता था, जिनके घर के खर्चे नवल नारायण उठाता था। तभी तो नवल नारायण ने अपनी जिंदगी में किया क्या, बच्चे पालने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, घर बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, अपने बाल बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन पेमेंट तो पूरा मिल रहा था। अब नवल नारायण जैसे लोग, जिसे पता नहीं कितने परिवारों का पालन पोषण एक साथ कर रहा हो, क्योंकि पता नहीं कितनी स्त्रियों के साथ नवल नारायण के संबंध है। और उधर गांव में मित्तल प्रसाद, जिनका स्वभाव बड़ा शीतल है, और वो महेंद्र लाल, और वो बुच्ची साहब, उनको भी इंस्टॉलमेंट भर रहा है ईएमआई, क्योंकि उनके साथ जो गलत कारनामा किया है, तो वो लोग भी अपने हिस्से का ईएमआई इससे वसूल लेते हैं आ करके, क्योंकि आप उसरी कदाईपुर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ये सब चल ही रहा है। उधर नवल नारायण को एक मानसिक भय व्याप्त हो गया है, क्योंकि उसका गुप्त अंगों का घाव ठीक नहीं हो रहा है, ऊपर से माया उधर साथ नहीं दे रही, ऊपर से इधर बच्चे तलाश में बाजार में उसरी निकल निकल के दूसरे दूसरे घरों में भी अब तलाशी मारने लगे हैं। तो नवल नारायण को मानसिक भय इतना ज्यादा हावी हुआ कि नवल नारायण को लगा अब मैं हार्ट का पेशेंट हो गया हूं। अब एगो दुबे जी डॉक्टर साहब थे, अलग अलग डॉक्टर बदल बदल के अलग अलग बीमारी दिखाता था नवल नारायण, क्योंकि एक को नहीं दिखाना है। ठाकुर डॉक्टर को कुछ और दिखाया, महेंद्र डॉक्टर साहब से कुछ और बताया, विद्याभूषण जी से छुपाना है, और एक चौबे जी डॉक्टर साहब थे, फिर उनकी शरण में गया और उनको बताता है डॉक्टर साहब लगता है हमको बड़ी भयंकर प्रॉब्लम हो गई है। रात में मेरे कान में सीटी बजता है, रात में सत्यानंद गाड़ी का आवाज सुनाई देता है। तो उन्होंने कहा ईसीजी कराइए जाकर के, तो लगता है कि आपको हार्ट उट का कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। तब नवल नारायण का ईसीजी हुआ। अब इतना डरा हुआ व्यक्ति, तो उसका जब ईसीजी होगा तो थोड़ा ईसीजी इधर उधर हिला हुआ मिला। तब चौबे जी ने उनको डिक्लेयर कर दिया कि भैया नवल नारायण जी आपको ना हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, तो अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब लीजिए माया को पता चला है नवल नारायण को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, बहुत सारे सिम्टम्स शुरू हैं। अब नवल नारायण के घर में 1 किलो दूध का रोजा ले आना शुरू किया, 1 किलो दूध रोजाना आना। अब तक दूध दही सब से नवल नारायण को कोई क्या लेना देना है, बच्चों को दूध भी चाहिए दही भी चाहिए, नॉर्मल खर्चा के लिए तो नवल नारायण के पास पैसे नहीं है। 1 रुपये का रिफिल लेने में तो नवल नारायण को 1 महीना से पहले कहले बताने आए। रजतवा को उधर नील से लिखना पड़ रहा है, उधर फी माफ कराने के लिए नवल नारायण मरा जा रहा है 20 रुपए की, उधर 300 रुपए के ट्यूशन फी वसूल रहा है, फिर भी नवल नारायण के पूरे नहीं पड़ रहे। नवल नारायण को कभी उसके खर्चे ही पूरे नहीं पड़े, कैसे पड़ेंगे, क्योंकि नवल नारायण पता नहीं कितनी स्त्रियों के साथ अपना रिश्ता बनाए हुए है, तो सबको थोड़ा थोड़ा भी अगर देना पड़े तो नवल नारायण के खर्चे कैसे पूरे हो सकते हैं। तो अब माया कहती है
माया अभी भी बात नहीं करती नवल नारायण से, लेकिन ख्याल बहुत रखती है। अब नवल नारायण की बीमारी की खबर सुनते ही घर में मुर्दानी छा जाती है। माया कहती है 1 किलो दूध हर दिन आएगा, कहीं से जुगाड़ बनाया जाए और उसमें से आधा लीटर दूध गाय का नवल नारायण को पिलाया जाएगा, उसके साथ कुछ आयुर्वेदिक दवाई पिलाई जाएगी। अर्जुनारिष्ट दवाई शुरू हुआ नवल नारायण का रोज। अब वेराइटी वेराइटी के चूरन पता नहीं कौन कौन से शुरू हुए, बहुत सारी दवाइयां आ गई। कुछ नवल नारायण ने खुद लाया और कुछ माया ने अपने भाई हंस जी को चिट्ठी लिखी, तो हंस जी ने भी उधर से 4-5 तरह के दवाइयां दे दी, जिससे रंजीतवा के द्वारा पर्चा पकड़ा दिया गया। और नवल नारायण को दिखा कि भाई पूरी भक्ति के साथ हमारे लिए इतनी खातिरदारी हो रही है, नहीं बात करने वाली बीबी भी हमारे लिए इतना ख्याल रख रही है कि अपने मायके से अपने भाई साहब से दवाएं हमारे लिए मंगवा रही है, तो होना चाहिए ना। और वही हंस जी ने बताया गाय के दूध में, आधा लीटर दूध में नवल नारायण को ये दवाएं फक्की मरवाई जाए, 2-2 चम्मच रात में। तो अब दूध आना घर में शुरू हुआ। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो इस कहानी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब जब दूध आने लगा तो अब माया का बहुत ज्यादा समय इसी बात में गुजरता था कि रंजितवा को इस दूध से वंचित कैसे रखा जाए। अब आपको सुन के आश्चर्य होगा ना, नवल नारायण को आधा लीटर दूध पिलाना है, 1 लीटर दूध आ रहा है, उस वही अफोर्ड करना नवल नारायण रोज कहता है बहुत मुश्किल है, तो इससे ज्यादा आ नहीं सकता। माया को चाय पीने की आदत पहले नहीं थी, अब दूध घर में आने लगा है। पहले सादा चाय पी लेती थी नींबू डाल के, कभी ऐसे ही उबाल के, लेकिन अब दूध आने लगा है तो अब माया दिन भर में 2 बार 3 बार जब उसको मन करता है तो चाय बना लेती है, पी लेती है। तो अपने हिस्से का दूध माया चाय बना के पी जाती है, 1 पाव दूध। आधा किलो दूध नवल नारायण को देना है। बकलसवा छोटा है सबसे, हालांकि कितना डिफरेंस हमने आपको बता दिया ना, 36-38 महीने में तीनों बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन अरनौआ और बकलेसवा हमेशा छोटा रहा। उनको कोई जिम्मेदारी का काम कभी नहीं सौंपा गया क्योंकि वो तो छोटे हैं। लेकिन रंजितवा 7 ही 8 साल से 9 साल से बड़ा था, सारी जिम्मेदारी का काम उसको करना जरूरी है क्योंकि वो बड़ा है, उसको हर चीज संभालना चाहिए। तो अब माया उसको दिन भर समझाती थी, देखो रात को अगर पापा को दूध पीने देंगे तो हो सकता है वो पूछेंगे बड़का तुम दूध पियोगे, तो तुम कह देना कि नहीं पिएंगे, क्योंकि उनका जिंदा रहना जरूरी है ना, उनका बीमारी ठीक होना जरूरी है। और अगर उस वक्त तुमने हाँ कर दी उनके सामने कि मैं दूध पीऊंगा, तो फिर वो अपने हिस्से का दूध कुछ तुम्हें दे देंगे, तो मना कर देना। अब खाली रंजितवे को कैसे समझाए, तो समझाएगी अरनौआ को भी, देखो अरनौआ तुम भी नहीं मांगना, और बकलेसवा तो छोटा है इसलिए उसको दूध मिल जाना चाहिए, क्योंकि इसको तो जरूरी है अभी थोड़ा इसको बड़ा होना है और इसको अभी पोषण की जरूरत है, और ये अभी समझ नहीं सकता है घर की परिस्थिति, इसलिए इसको दूध देना जरूरी है। तब ये आधा किलो दूध का बंटवारा था माया का कि 1 पाव दूध से या उससे ज्यादा से चाय बन जाए और बाकी बचा हुआ बकलेसवा को दे दिया जाए। और अब जो आधा किलो दूध है वो नवल नारायण को पीने के लिए दिया जाए। आधा किलो से थोड़ा ज्यादा ही जो भी बच जाए वो नवल नारायण के कटोरे में दिया जाए। तो अब नवल नारायण आदत के अनुसार पूछेंगे, बाकी सबने दूध पी लिया तो माया जवाब देगी, ओलवारिये ओलवारिये कहते हैं इसलिए क्योंकि डायरेक्टली जवाब ना दिया जाए, ऐसे कहा सब कोई पी लेल के ही है, सबने पी लिया है। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए नवल नारायण पूछेंगे पियोगे या बकलेसवा, बकलेसवा कहेगा नहीं हम पी लिए हैं। अब अरनौआ तो नहीं पिया है और उसका मन ललचा रहा है, और अरनौआ इतना बड़ा त्यागी है भी नहीं। तो पूछेंगे लोगे अरनौआ, तो बोलेगा हाँ हम लेंगे। तो नवल नारायण बोलेंगे जाओ कटोरी गिलास लाओ। तब कटोरी गिलास अरनौआ लाएगा और नवल नारायण उसमें से दूध थोड़ा अरनौआ को दे देंगे। तो माया का बंटवारा देखिए, खुद अपने हिस्से का चाय पी ली,
बकलेश्वा को पहले दे चुकी है। अर्नवा के बारे में वो बहुत श्योर है कि ये पूरी बेशर्मी के साथ अपने हिस्से का दूध मांग लेगा। तो नवल नारायण को इसीलिए जो भी आधा लीटर से ज्यादा बचता था वो सब उनके कटोरे में डाल देती थी, और रोज अर्नवा हाँ कह के इस तरह से मांग लेगा। अब रंजीतवा से पूछा जाएगा, लेबे बड़का दूध? तो नहीं। क्यों? क्योंकि माया ने कम से कम 6-7 बार उसे दिन भर में पाठ पढ़ाया है, नहीं लेना, उनका कम जाएगा, फिर वो ठीक नहीं होंगे, फिर वो मर जाएंगे, फिर तुम सब लोग अनाथ हो जाओगे, फिर हम जो है राण हो जाएंगे, फिर हमारा सेनूर पोछ दिया जाएगा। ये सब रंजितवा को समझ में नहीं आता है कि सब क्या क्या बक रही है, लेकिन इस तरह से चीजें समझाती थी। मेरे लोग आके, मोहल्ले वाले आके चूड़ियां तोड़ देंगी, विधवा हो जाऊंगी मैं, फिर मैं कैसे कमाऊंगी? कमाने वाले तो पापा ही है ना, तभी ना सब कुछ आ रहा है। तो अगर 1-2 साल दूध आ रहा है, वो तुम नहीं भी पियोगे तो भी बड़े तो तुम हो जाओगे, लेकिन ये रहेंगे तो पढ़ लिख लोगे, तो कुछ बन जाओगे। लेकिन अगर पापा ही मर गए तो, कहीं पापा बीमार है ना, तो कितनों पूछ लें, देने भी लग जाए जबरदस्ती कि नहीं बड़का आज तू भी पी लो, तो भी तुम नहीं पीना दूध, लेना नहीं। अब क्या करें? अरना हुआ तो मानता नहीं है, वो तो बेशरम है, बकलेसवा को समझा नहीं सकते। इतना समझाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन माया को शायद अपने ऊपर भरोसा नहीं था, क्योंकि रंजितवा अपने आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट से भरा हुआ बंदा था। एक बार उसे कह दिया गया, उसे समझ में आ गया कि ये चीज ये देना नहीं चाहती, इसलिए हमें इसको लेने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जनार्दन चाचा और संजय भैया कहते हैं, इस हरामखोर माया को और उस नवल नारायण को, दोनों को शब्द नहीं है हमारे पास कि किन शब्दों में हम इनको लानत भेजें। हमने कहा, अब आप जिन शब्दों में लानत भेजना चाहें अब आप भेज लीजिए, क्योंकि लानत भेजने का इच्छा आपको कर पड़ा है, तो आप दोनों बैठ के लानत भेजिए, और हम कथा के वक्ता हैं। आज का एपिसोड खत्म करते हैं, और इसके आगे का एपिसोड में फिर हम आपको बताते हैं कि क्या होता है। तो संजय भैया कहते हैं, रंजन बाबू, ये रंजीत बाबू के साथ माया हमेशा ही इसी तरह का खेल करती रही। मैं बोला, संजय भैया, रंजीत बाबू दूध न पिए, माया का पूरा दिन इसी कार्यक्रम में गुजरता था, और माया को पता था खुद अपने हिस्से का मैं पी लेती हूँ, बकलेसवा को दे देती हूँ, अर्नवा को कितना भी हम समझाएंगे, या हो सकता है पीछे में, इसके बारे में रंजीत बाबू श्योर नहीं है इसलिए नहीं बताया जा सकता, कि हो सकता है पीछे में ये सिखा के भी रखती हो कि तुम मांग लेना वहां पे। क्योंकि भाई नवल नारायण को आधा लीटर दूध पीना चाहिए, लेकिन उनका कटोरा भर दिया जाता था इतना कि अगर वो अर्नवा को दे दें उसके बाद भी उनके पास आधा लीटर बचा रहे। लेकिन माया ने ये जरूर सुनिश्चित किया, संजय भैया, कि रंजितवा दूध मांगे नहीं। उसने अपने तरफ से रंजितवा को कभी एक बूंद दूध दिया नहीं, और ये हर बार, हर दिन, बाद में थोड़े अंतराल के बाद जब देखी कि नहीं ये तो मांगता ही नहीं है, तो 2-4 दिन के बाद उसको याद दिलाती रहती थी, कितनों मन करे, कितनों पूछ ले, दूध नहीं लेना है, दूध नहीं मांगना है। अब और इस बीच में एक बात बता दे, इस बीच में और एक काम माया ने शुरू किया, क्योंकि अब माया पार्शियल हो चुकी है। नवल नारायण का भले ही बातचीत नहीं करती, लेकिन ख्याल बहुत रखा जा रहा है। तो जो कुछ भी घर में बनता है, सब्जियां आएंगी तो नवल नारायण को हरी सब्जी खानी चाहिए, वो सारी हरी सब्जियां चुन के नवल नारायण को दे दो, और उसमें से बचा हुआ आलू सबको खाना चाहिए। लेकिन अब अर्नव, बकलेसवा तो छोटा है, मानेगा नहीं, समझेगा नहीं, इसलिए उसको दे देना चाहिए। अर्नवा जिद कर लेगा, नहीं हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, तो उसको भी दे देना चाहिए। फिर रंजितवा को समझाएगी, तुम तो खा लोगे ना, नून तेल भी खा लोगे, आलू 2-4 को दे देंगे उससे खा लोगे, सब्जी पापा को खाना जरूरी है, उनका तबीयत ठीक रहना जरूरी है। नहीं तो फिर आप वही साइकिल रिपीट कर लीजिए, मैं रणवा हो जाऊंगी, तुम सब अनाथ हो जाओगे, मैं राण हो जाऊंगी, रणवा नहीं, रणवा गलत शब्द बोल दिया मैं राण हो जाऊंगी, विधवा हो जाऊंगी, मोहल्ले वाले आके सब मेरी चूड़ियां तोड़ जाएंगे, सब माथे का सेनुर पोछ जाएंगे, पापा को कहीं जाके फूंक आएंगे, फिर सोचो तुम लोग कैसे जियोगे, तो घर में फिर खाने पीने की भी आफत आ जाएगी। तो इसलिए जो मिल रहा है उसे खा पी के किसी तरह बड़ा होना है। अगर नौवा नहीं समझ रहा है तो क्या करें, उसको देना पड़ेगा।
बकलेसवा तो छोटा है, ये समझ ही नहीं सकता। तुम समझदार हो ना, तुम समझ सकते हो ना। बकलेसवा अब बकलेसवा को मिल ही रहा है, अर्नवा अपना हिस्सा का ले ही ले रहा है। रंजितवा को समझने की जरूरत है। रंजितवा समझ गया है। और माया ढेर सारा सब्जियां परोस देगी नवल नारायण को, और वो सारी सब्जियों में से नवल नारायण जितना खा सकता है उतना ही तो खाएगा। अब नवल नारायण कुछ जूठा छोड़ देगा, ये उसकी आदत है नवल नारायण की हमेशा। तो भाई जूठा तो अब कौन खाएगा, माया ही खाएगी। तो माया को अपने हिस्से में उधर जूठन से प्राप्त हो गया। कंप्रोमाइज किसको करना है? रंजितवा को। तो एक और माया परंपरा शुरू करती है, कहती है पापा के सामने तुम नहीं खाने बैठना। क्यों? क्योंकि देख लेंगे ना नवल नारायण ये होते हुए कि इसके साथ अर्नवा के साथ बकलेसवा के साथ और इसके साथ में कुछ फर्क पड़ रहा है, तो शायद माया को डर होगा। तो माया ने नवल नारायण को इसके लिए क्या कन्विंस किया कि ये लजाता है पापा के सामने खाने से। रंजितवा को कह के किया, बोला हम उनको समझा देंगे, जब वो पूछेंगे ना। नवल नारायण कभी कभी पूछ लिया करते थे सब बच्चे खा लिए, तो हाँ अर्नवा खा लिया। बाद में जब माया और नवल नारायण के बीच बातचीत होने लगी थी तब की बात बता रहा हूं। तो हाँ खा लिया, अर्नवा खा लिया, बकलेसवा खा लिया, या जो नहीं खाया उसको उसके सामने मिल जाएगा। और नवल नारायण पूछेंगे बड़का, तो ये अपने के सामने ना खाए, तो आपके सामने नहीं ना खाएगा, इसको लाज लगता है आपके सामने खाने में, ये पीछे खाएगा। और इसका पीछे का फीडबैक नवल नारायण के सामने ना खाने का माया ने रंजितवा को क्या पढ़ा रखा है कि उनके सामने नहीं खाना, नहीं तो फिर वो पूछेंगे कि तुमको ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला। और ये क्यों नहीं मिला का समस्या क्या है कि नवल नारायण को ज्यादा मिलना चाहिए, उनको ठीक से मिलना चाहिए। और नौवा ये बात समझता नहीं है, बकलेसवा को समझावल नहीं जा सकता है। तो समझने की जरूरत किसको है? रंजितवा को। और इसी तरह से रंजितवा का पालन पोषण होता रहा। रंजितवा ने इसे अपनी नीति मान ली क्योंकि वो जान रहा था, माया को लगता था ये बुड़बक है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन रंजितवा ने कहा इतने छोटे छोटे जिनकी सोच हो और इतनी छोटे जिस स्तर पे लोग गिरे हुए हो, तो बेहतर है। रंजितवा ईश्वर के हवाले था, उसने कहा प्रभु कभी तो ऐसा समय आएगा जब आप इनके बीच से हमें निकाल के अपनी शरण में ले लोगे, क्योंकि इनके बीच में रहना घुटन का कारण बनता है। उसने सिर्फ अपनी ये दिल की बात अपनी उस बीना दीदी से साझा की थी। और बीना दीदी ने कहा था देखिएगा भैया, हम जब तक आप यहां हैं हम आपके साथ हैं। तो रंजितवा कहता था एक दिन आपकी शादी हो जाएगी बीना दीदी, आप हमसे बहुत बड़ी है और हम यहीं रह जाएंगे, फिर हमारा कोई मन का बात सुनने वाला भी नहीं होगा। तब बीना दीदी ने कहा था जब तक हमारी शादी होगी, जब तक हम यहाँ से ब्याह के दूसरे घर जाएंगे, तब तक आप भी शायद कॉलेज में चले जाएंगे, वहां आपके नए साथी नए दोस्त बन जाएंगे। और ईश्वर करे कि आपकी जल्दी नौकरी लग जाए, ताकि आप इन सब के चंगुल से ये लोग राक्षस हैं, राक्षस। तो रंजितवा को समझ में आने लगा था कि मैं भी राक्षसों के चंगुल में फंसा हूं। बाद में आपको बताते हैं समय ने अपनी अनुकूलता दिखाई और उधर बीना दीदी की शादी होती है, इधर रंजितवा कॉलेज जाता है। और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते 17 साल की उम्र में रंजितवा को ईश्वर के असीम अनुकंपा से वो फिर नौकरी में चला जाता है। इन राक्षसों से उसको मुक्ति मिल जाती है। हालांकि इन राक्षसों से उसको मुक्ति जहानाबाद पढ़ने जाने के समय से ही मिल जाती है। वो सब कहानी अभी आपको आगे बताते हैं। अभी तो रंजितवा 7वीं में ही है ना, और अभी नवल नारायण को डर लग रहा है। नवल नारायण अभी मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, और नवल नारायण के गुप्तांगों में अभी घाव भी है, और माया से भी नवल नारायण की बातचीत भी नहीं चल रही है। कुछ चीजें हमने आपको आगे वाली रूपरेखा भी थोड़ी सी ज्यादा क्लियर कर दी, क्योंकि कहानी को आगे कितना खींचेंगे वो सब चीजें हो सकता है अब आगे ये सब आपको आगे ना सीरीज में बताई जा सके। तब जनार्दन चाचा और संजय भैया आपस में बातें कर रहे हैं कि माया को जितना सोच सकते हैं उससे ज्यादा नीच है संजय। जनार्दन चाचा ये सब बता रहे हैं, मैं निकल पड़ा हूं, उनको अगला एपिसोड की कहानी बताने आता हूं। और आपको पता है मैं हूं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। तो फिर मिलता हूं आगे। शाह प्रेम, नमस्कार।